स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन एपिसोड 4। तो अब तक हमने देखा गुमजू ने जंप करके नामसुन को पकड़ लिया था और वो नामसुन को पकड़कर नीचे उतर जाती है। इसके बाद नामसुन कुछ देर के लिए अपनी आंखें नहीं खोलती। जब गुमजू उसे बुलाती है तो नामसुन अपनी आंखें खोल लेती है। फिर नामसुन रोते हुए गुमजू को हग कर लेती है। आगे देखते कि गुमजू नामसुन के चेहरे को साफ कर रही थी और वो उसे कहती है, तुम अभी भी मेरे लिए 5 साल की बच्ची हो, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नामसुन कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मैं ये फील कर सकती हूँ कि आप ही मेरी माँ हो। रोइए मत, मैं वापस आ गई हूँ। मेरे मंगोलिया वाले माँ बाप ने मेरा पूरा ध्यान रखा। गुमजू कहती है, तुम्हारे मंगोलिया वाले माँ बाप, उन्होंने तुम्हारा पूरा ध्यान रखा तो मुझे उनका एहसान तो चुकाना ही होगा। एक काम करते हैं, तुम्हारे मंगोलिया के माँ बाप को यहाँ बुला लेते हैं। सुन कहती है, वो नहीं आएंगे, वो मंगोलिया छोड़कर कभी नहीं आएंगे, पर अगर आप उनके लिए वहाँ पर एक घर बना देंगी तो अच्छा होगा। गुमजू कहती है, घर? मैं उनके लिए एक ऐसा घर बनाऊंगी जिससे वो आधे घर को रेंट पे भी दे सकते हैं और इससे वो जिंदगी भर आराम से रह पाएंगे। वो नामसुन से कहती है, बेटा आज तक तुम्हारे लिए किसी ने भी थोड़ी सी भी मदद की हो तो उनका नाम लिखकर मुझे दे दो, मैं उनके लिए कुछ करना चाहूंगी। आगे हम जीहुन और क्योंगरी को देखते हैं। जीहुन एक प्रोफेसर से मिलने के लिए कॉलेज में आया था। देखते हैं कि जीहुन के पास बहुत सारी आईडी थी और इतनी सारी आईडीज होने के बाद भी उसके पास कोई काम नहीं है। अभी यहाँ पर जीहुन और क्योंगरी के लिए अनाउंसमेंट होने लगती है कि उन्हें कॉलेज के सामने वाले डोर पर बुलाया जा रहा है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो गुमजू अपने बड़े से कार से वहाँ पर पहुँचती है। वो उनके पास आकर कहती है, कांग नामसुन मेरी ही बेटी है। और जीहुन डरते हुए उनसे कहता है कि हमसे कोई गलती हो गई है। और तब गुमजू दोनों को एक एक बैग पकड़ा देती है। वो कहती है, इनमें 200 मिलियन वॉन है। और ये सुनकर दोनों हिल जाते हैं। जो कहती है, इन पैसों का सही से इस्तेमाल करना, पहले अपने लिए कपड़े खरीदना और फिर अपने लिए घर खरीदना और रात को गुमजू होटल में ठहरना। वो मेरा ही होटल है तो पैसे मत देना। दोनों ने नामसुन की मदद की है तो इसलिए बस मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है। तो अब इन पैसों का सही से इस्तेमाल करो और अच्छे से रहो। इसके बाद वो उन्हें अपना कार्ड देकर चली जाती है। जीहुन और क्योंगरी को समझ नहीं आता कि अभी उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जब वो अपना बैग खोलकर देखते हैं तो उसमें सच में कैश था। और फिर जीहुन को टेंशन होने लगती है कि इतना कैश अपने पास नहीं रख सकते, पहले इन पैसों को सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए। आगे नामसुन घर पर पहुंच जाती है और उसकी नानी उसे देखकर उसे बहुत ही प्यार करती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी माँ ने कहा था तुमने उस आग वाली बिल्डिंग में घुसकर बहुत सारे बच्चों की जान बचाई, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है, चलो तुम्हें नहला देती हूँ। अब वो जुंगना से कहती है, इसके लिए जल्दी से कुछ कपड़े ले आओ। हम हिशिक को देखते हैं। वो अपने टीम को बताता है कि इस मास्क में थोड़ा सा पानी गिरते ही ये गल जाता है, मुझे लगता है इसी के अंदर ड्रग्स है। तभी उसके पास गुमजू का कॉल आ जाता है। हिशिक उनसे पूछता है, क्या नामसुन आपके पास पहुँच गई? और गुमजू कहती है, हाँ वो इस वक्त मेरे घर पर ही है, तुम्हारी वजह से मैं उससे मिल पाई। और तब हिशिक कहता है, भगवान का शुक्र है, नामसुन का कुछ सामान अभी भी मेरे घर पर पड़ा है, मैं उसे देने आ जाऊंगा। तब गुमजू कहती है, नहीं मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं खुद आऊंगी सामान लेने। ये पीछे उनके सीनियर डॉग सुप को देखते हैं। वो मास्क को उठाकर थोड़ा सा टेस्ट करने लगता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता इसमें ड्रग्स होगा। और तब हिशिक आकर उन्हें थूकने के लिए कहता है। वो उनसे कहता है, सर आप कितने लापरवाह हो, अभी तक हमने इसे जांच के लिए भी नहीं भेजा और आप ऐसी बचकानी हरकत कर रहे हो। तब डोंगसुक जब अपना मुंह धोने जाता है तो वो कहता है, लगता है मैंने इसे निगल लिया। आगे हम बोंगो को देखते हैं। वो नामसुन से मिलने आया था। ऐसे ही नामसुन पीछे मुड़ती है। बोंगो कहता है, तो वो तुम ही हो, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम ही मेरी नामसुन हो। जिसके बाद ये रोते हुए गले लगते हैं। नामसुन कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तभी यहाँ पर नामिन भी आता है और बोंगो बताता है, ये तुम्हारा ट्विंस भाई नामिन है, ये है तो तुम्हारा भाई लेकिन खाकर थोड़ा मोटा हो गया है। जिसके बाद नामसुन उससे भी गले लगती है और नामिन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम ठीक से रहो इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता था। अजीब बात है, जब मैं रीवा से मिला तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें देखते ही लग रहा है कि तुम ही मेरी बहन हो। नामसुन कहती है, हाँ मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। वैसे अब वो नकली नामसुन कहाँ पर है? वही हम नकली नामसुन रीवा को देखते हैं। उसकी हालत पहले जैसी हो गई थी। अगर वो थोड़ा बहुत भी सच बोलती तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। और उसके ऊपर 2 धाराएं भी लगी थी, पहला हान रिवर पर हमला करवाने की और दूसरा नकली नामसुन बनकर धोखाधड़ी करने के लिए। उसके ऊपर 500 मिलियन वॉन का इनाम भी रखा गया। आगे हम हिशिक के टीम को देखते हैं। जिनशुक बताता है कि हमारी कैदी के क्रिप्टो अकाउंट से ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन करने वाला अकाउंट बार बार चेंज हुआ है और इसे ही हमें ट्रैक करना होगा। उनका सीनियर कहता है, हमें इसके लिए साइबर टीम की हेल्प ले लेनी चाहिए, वो इनमें एक्सपर्ट होते हैं और हम इसे सॉल्व करने बैठे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। तब हिशिक कहता है, इसलिए हमें एम का तरीका अपनाना होगा। इसका मतलब होता है कि पुलिस की टीम ड्रग्स की टीम के हेल्प के लिए साथ मिलकर काम करेगी। कि नामसुन और गुमजू को देखते हैं। गुमजू उसे बहुत प्यार करती है और फिर वो देखती है कि उसके पैर में चोट का निशान भी है। वो नामसुन से कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, इतना
इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। नामसून कहती है कोई बात नहीं, मैं भी तो स्ट्रॉन्ग हूँ, इसी की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई। आगे गुमजू नामसून को बताती है ये शक्तियाँ हमारे परिवार की औरतों को मिलती है, लेकिन अगर इन शक्तियों का यूज गलत कामों के लिए किया जाए तो ये समय के साथ खत्म भी हो जाती है। तुम्हारी शक्ति अभी तक है, इसका मतलब तुमने अच्छे काम किए हैं। मुझे तुम पर नाज है कि तुमने ये रास्ता अपनाया। और तब नामसून कहती हाँ मैं सबकी मदद करूंगी। फिर गुमजू उसे सोने के लिए कहकर चली जाती है। इसके बाद नामसून अपने मंगोलिया वाले पेरेंट्स से बहुत देर तक बात करती है। वहीं दूसरी तरफ हम गिलजोंग को देखते हैं। वो अपने बेटे ग्युमडोंग को हॉस्पिटल लेकर आई थी। ग्युमडोंग की हालत खराब रहती है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। गिलजुंग डॉक्टर से कहती है आपको जो इलाज करवाना है वो सारे कर दो। और तब गिलजुंग नोटिस करती है कि ये डॉक्टर बहुत ही सुंदर है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई, और डॉक्टर बताती है अभी तक नहीं हुई। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। आगे वो दोनों जब बाहर आते हैं तो गिलजुंग अपने बेटे से कहती है तुम अब अकेले टैक्सी करके चले जाना। पर ग्युमडोंग कहता है कि माँ मैं बहुत ही थक गया हूँ, प्लीज आप मुझे अपने पीठ में उठा लीजिए ना। और तब गिलजुंग उसे अपने पीठ पर उठाकर यहाँ से दौड़कर निकल जाती है। लोग उन्हें देखकर कहते हैं देखो कितना बड़ा हो गया है, फिर भी अपनी माँ के पीठ पर चढ़ा हुआ है। भी गिलजुंग उन्हें डांटते हुए कहती है मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए मैंने इसे उठाया है, मेरा बेटा बीमार है, तुम्हारे जैसा निकम्मा नहीं है। फिर हम गुलजुंग को कुकिंग क्लास में देखते हैं। सारे शेफ को बताती है कि मीट को कैसे काटा जाता है। वो 1 सेकंड में सब कुछ काट के दिखा देती है और हड्डियों को वो हाथों में ऐसे तोड़ रही थी जैसे कि ये ब्रेड का कोई टुकड़ा हो। आगे हम ग्युमजू की पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं। नामसून अपने बचपन वाले कपड़े और वो छड़ी दिखाती है। गुमजू उसे बताती है कि उसके 5वें जन्मदिन पे उसने ये छड़ी बनाकर उसे दिया था, क्योंकि उसे चैप्टर 3 वाली परी पसंद थी, तो सेम उन्होंने ऐसी ही छड़ी बनाकर दी। और अब नामसून को इसका राज पता चला। आगे इनके सामने खाना सर्व किया जाता है। गुमजू ने वही सब खाना बनवाया था जो 5 साल वाली नामसून को पसंद था। बोंगो नामसून से कहता है कि तुम्हें कॉटन कैंडी भी बहुत पसंद थी। और तब नामिन कहता है तुम मेरी भी कॉटन कैंडी खा जाया करती थी। नामसून कहती है मुझे इतनी सारी बातें याद क्यों नहीं आ रही, मुझे बुरा फील हो रहा है। तब बोंगो कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, ये इनके परिवार और परंपरा की वजह से हुआ है। इतने स्ट्रॉन्ग तो होते हैं पर दिमाग में अक्ल नहीं होती। और ये सुनकर गुमजू उसे गुस्सा दिखाती है। वो कहती है आज के दिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही। इसके बाद ये सभी लोग एक फैमिली फोटो लेते हैं। आगे गुमजू के पास ओ वॉलंटियर कंपनी से मैसेज आता है। उसने ओ वॉलंटियर कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी। वहाँ से पता चलता है कि ड्रग्स की सप्लाई डूगो कंपनी से हो रही है। ये सुनकर गुमजू को याद आता है कि डूगो कंपनी किसकी है। डिसीजन शिफ्ट हो जाता है डूगो कंपनी के मालिक रेशियो पर। उनकी कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जिसने डोंगो कॉइन के तौर पर खुद का क्रिप्टो कॉइन बेस तैयार किया है। इसका मतलब इनका बिजनेस और भी बढ़ने वाला है। इसके लिए इन्हें कम से कम इसी साल 3000 से ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत है। और इस काम के तौर पर वह मर्दों के साथ साथ औरतों की भी भर्ती करेंगे। दरअसल रेशियो का इसके पीछे दूसरा मकसद है। औरतों को भर्ती करने से उन्हें सिंपैथी भी मिलेगी और हो सकता है कि वो नामसून से भी मिल सके। उसे पता करना था कि आखिर सच में कोई इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। उस लड़की को देखकर उसे लगा था कि जैसे वो इस दुनिया की नहीं है। आगे गुमजू को देखते हैं। वो रिपोर्टर मिस्टर किम से बात कर रही थी। किम उसे बता रहे थे कि कई मीडिया वालों ने उन्हें वो फुटेज भेजी है जिसमें नामसून ने बच्चों को बचाया था। गुमजू कहती है नामसून के बारे में कुछ भी छपने मत देना। उसके बारे में मैं इसलिए छापती थी क्योंकि वो गुम हो गई थी, लेकिन जब वो अब मिल गई है तो उसकी हिफाजत करना भी मेरा फर्ज है। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है छापने के लिए। मिस्टर किम आप इसके बारे में छापिए कि हाल ही में मिस पार्क ड्रग्स की वजह से मारी गई। कोरिया में ड्रग्स फिर से डेंजरस होते जा रहा है। इसकी खबर जनता को दो और उन्हें आगाह करो। आगे रीवा के पास उसका दोस्त आता है और वो बताता है कि वो हर पुलिस स्टेशन में वांटेड लिस्ट में है। रीवा उससे कहती है तुम मुझे नकली आईडी दो, मैं जॉब करूंगी और पैसे कमाऊंगी, पर मैं छिपके भी नहीं रह सकती, इसलिए तुमसे आईडी चाहिए। इसके बाद वो आदमी उसे एक आईडी देता है। उसने जिस लड़की की आईडी दी थी, लड़की बेमौत मारी गई थी। इसके बाद इसे किसी ने नहीं ढूंढा, तो ये आईडी तुम्हारे लिए सही होगी। रीवा कहती है जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे भी कोई नहीं ढूंढेगा। आगे रीवा डोगो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखती है। उन्हें डिलीवरी के लिए फीमेल स्टाफ भी चाहिए था। आगे हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। डोंगसुक की हालत खराब हो रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में अनलिमिटेड पानी पिए जा रहा था। उसकी टीम उसे इस हालत में देखकर परेशान हो रहे थे। तभी ईशिक के पास नामसून का भी कॉल आता है। नामसून उसे बताती है उसने जिस स्टूडियो का उसे पता दिया था वो आदमी उसी के डैड है। वो उसे थैंक यू कहती है, उसी के वजह से वो उसके मॉम और डैड से मिल पाई। ईशिक कहता है ठीक है, पर तुम मुझे सही नाम से कब बुलाओगी? जब भी तुम मुझे झिक झिक करके बुलाती हो तो ऐसा लगता है कि मैं कोई परेशानी हूँ। और तब नामसून कहती है तुम परेशानी नहीं हो, तुम तो हेल्प करते हो, कहीं खाना खाने चले? और हीशिक कहता है ठीक है चलेंगे। कॉल रखने के बाद हीशिक जोर से कहता है
मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है? हेशिक अपने आप पे कंट्रोल करो, तुम किसी को आसानी से ऐसे दिल नहीं दे सकते। और ये सुनकर पीछे से उसके सीनियर इशारे करते हैं कि ये भी पागल हो गया है। आगे हम नामसुन को जीहुन और क्योंगरी के साथ देखते हैं। इन तीनों की तो रातों रात किस्मत ही बदल गई थी। जीहुन कहता है आज इस बात पर यकीन हो गया, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तब नामसुन उससे पूछती है अब बताओ माँ ने जो तुम्हें पैसे दिए उसका तुम क्या करोगे? जीहुन कहता है क्रिप्टो के वजह से कंगाल हुआ था तो वही इन्वेस्ट करूंगा। तब नामसुन कहती है तो इसकी वजह से तुम कंगाल हो गए थे? और फिर वो कहता है छोड़ो ना नामसुन इन बातों को, वैसे मुझे उस डायरेक्टर का कॉल आया था तो अब हमें काम पर जाना चाहिए। तब क्योंगरी कहती है इतने पैसे होने के बाद भी काम करोगे? नामसुन उसे कहती है कि हाँ हमें काम करना चाहिए क्योंकि इंसान पैसों के बदौलत नहीं सपनों के बदौलत जीता है। और उससे कहती है ठीक है तुम दोनों जाओ, मैं होटल जाके स्पा लूंगी। आगे हम इनको शूटिंग सेट पर देखते हैं जहाँ पर जीहोन को टार्जन का रोल देकर उल्टा लटका दिया गया था। नामसुन मैनेजर से पूछती है कोरियन हिस्ट्री में टार्जन कहाँ से आ गया? और मैनेजर बताता है कि ये टाइम ट्रेवल मूवी है। नामसुन कहती है बेकार है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो राइटर को एक भी पैसा नहीं देती, ये पिक्चर फ्लॉप है। इसके बाद हम पीछे टार्जन के रोल पर असली हीरो को देखते हैं। जीहुन तो सिर्फ डुप्लीकेट रोल पर काम कर रहा था। फिर नामसुन आकर उस एक्टर की खबर लेती है। वो एक्टर कह रहा था इस लड़के को लेने की क्या जरूरत है, इसकी बॉडी भी मेरे से मैच नहीं करती। और तब नामसुन उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो एक बार टार्जन की तरह आवाज निकाल के दिखाओ। और फिर वो टार्जन की तरह आवाज निकाल के दिखाता है। सच में वो मंकी की तरह आवाज निकाल रहा था। फिर नामसुन उसकी और भी बेइज्जती करती है और मैनेजर उस एक्टर को रोकता है क्योंकि उसने पहले ही नामसुन के कारनामे देख लिए हैं। वो नहीं चाहता था कि ये नामसुन से पिट जाए। वहीं जेल में उस कैदी से एक बंदा मिलने आया था। वो उसके सामने ड्रग्स वाला मास्क रखकर चला जाता है। आगे हिशिक जब अपने घर आता है तो उससे मिलने गुमजू आती है और हिशिक उन्हें वेलकम करके वो नामसुन के बैग को लाकर देता है, जो फिर से उसे दिल से थैंक यू कहती है। और वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? जब मैंने नामसुन के बारे में छापा था तब मैंने लिखा था जो नामसुन को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे वो सब कुछ दूंगी जो वो मुझसे मांगेंगे, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पर हिशिक कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और फिर गुमजू उसे फोर्स करने लगती है। वो उसे एक लिफाफा पकड़ा रही थी पर हिशिक उसे लेने से मना कर रहा था। जब इन दोनों की झड़प चल रही थी तो यहाँ पर हिशिक की मॉम आ जाती है और वो इन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर गलत समझ लेती है और फिर वो हिशिक को पीटना शुरू कर देती है। गुमजू उसे रोकती है और कहती है आप जो समझ रहे हो वो गलत है, आपका बेटा बहुत ही होनहार है। इसके बाद वो नामसुन के सामान को उठाकर यहाँ से निकल जाती है। उसकी मॉम हिशिक से उसके बारे में पूछती है और वो लिफाफा उठाकर देखती है, उसमें बहुत सारे पैसों का एक चेक था। और जब गुमजू घर आ जाती है तो वो इस न्यूज को क्रॉस चेक करती है और पोलंटिया ने जो उसे खबर दी है वो सच है या नहीं, और ये 100% सच निकलता है। और इसके बाद वो हिशिक को मैसेज भेजती है। गुमजू ने जब उसे कुछ मांगने के लिए कहा था तो हिशिक ने उसे कहा कि फिलहाल वो एक केस की वजह से परेशान है, उसे ड्रग्स के मास्टरमाइंड को पकड़ना था। वो दिन रात से यही काम कर रहे हैं पर उनके हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा। दूसरी तरफ हिशिक के पास मैसेज आ जाता है जिसमें गुमजू ने मैसेज किया था कि ड्रग्स डुगो कंपनी से सप्लाई हो रही है। अगले दिन पता चलता है कि जेल में जो कैदी था उसके ड्रग्स लेने की वजह से मौत हो गई। आगे नामसुन को देखते हैं, उसका मेक ओवर कर दिया जाता है, उसे खूबसूरत कपड़े भी पहनाए जाते हैं। पर नामसुन को ये पसंद नहीं था, लेकिन उसकी माँ की खुशी के लिए वो इन कपड़ों को पहन लेती है। जब गुमजू उसे इन कपड़ों में देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है। आगे गुमजू उसे कॉलेज जाने की बात करती है। उससे कहती है तुम्हें कॉलेज जाकर सब कुछ सीखना चाहिए, आज जो मेरा है कल को वो तुम्हें संभालना होगा। तो तब नामसुन कहती है मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। गुमजू कहती है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मुझे समझ नहीं आता कि लोग नींद के लिए गोलियां क्यों लेते हैं, मुझे तो किताब खोलते ही नींद आ जाती है। फिर वो नामसुन से पूछती है अब बताओ तुम्हें क्या करना पसंद है? और नामसुन कहती है मुझे सबकी मदद करना पसंद है। तभी उसके पास हिशिक का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। गुमजू उससे पूछती है कि ये वही पुलिस ऑफिसर था? नामसुन कहती है हाँ, वो बहुत ही हैंडसम है, मैं उसके साथ खाना खाने जा रही हूँ। इसके बाद नामसुन हिशिक से मिलने आ जाती है। हिशिक उसे देखकर कहता है अब तुम पूरी गैमनम की लग रही हो, मेरा मतलब है तुम सुंदर लग रही हो। नामसुन खाना खाते हुए कहती है इसलिए लोग इतनी बड़ी बड़ी जगह पर आकर खाना खाते हैं क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। हिशिक कहता है हाँ, लोग इसलिए इतना पैसा कमाते हैं ताकि वो अपने परिवार के साथ ये महंगा खाना खा सके। वो नामसुन को बताता है मैं कुछ दिन तुमसे मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अंडर कवर जा रहा हूँ। नामसुन उससे इसका मतलब पूछती है, तब वो बताता है अंडर कवर का मतलब होता है कि वो आम इंसान बनकर कहीं पर जॉब करने जा रहा है ताकि वहाँ की इंफॉर्मेशन वो निकाल पाए।
सुन कहती है तब तो मुझे भी तुम्हारे साथ आना चाहिए, मेरी शक्तियों का अंदाजा तो तुम्हें है ना। फिर हमें डुगू की फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर रिवा भी ज्वाइन हो चुकी थी। यहाँ पर हिशिक और नामसुन भी ज्वाइन करने के लिए आ गए थे। दोनों यहाँ पर अपना नाम चेंज करके आई थे और इस तरीके से उनकी भी इस कंपनी में एंट्री हो जाती है। आगे मैनेजर इनको इनका काम समझाता है। वो कहते हैं यहाँ पर हम जोड़ियों में काम करते हैं, पर इस लड़की के साथ तुम्हें बहुत ही दिक्कत आने वाली है। और फिर नामसुन उन्हें रोकते हुए कहती है, ओ अंकल आपने मुझे हल्के में ले लिया। के बाद वो उस अंकल को दिखाती है कि उसके अंदर कितनी ताकत है। ये सब करते हुए रीवा भी उसे देख लेती है। आगे ये दोनों डिलीवरी के लिए निकलते हैं। ठीक उससे कहता है तुम्हें अपने पावर हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, इससे सभी का ध्यान तुम्हारी पर आ जाएगा। नामसुन कहती है पर मैं क्या करूँ, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। तो झिकझिक तुम्हें दिमाग वाले काम निपटाने हैं और भारी वाले काम मैं निपटाऊंगी। हिशिक ये सुनकर कहता है ठीक है, पता नहीं ये बातें बनाना कहाँ से सीखती है। तभी नामसुन अपने पावर से देखती है कि कुछ ही दूरी में वो औरत है जिसने उसका सारा सामान लूट लिया था। वो हिशिक से कहती है आगे जाकर उस मोड़ पर गाड़ी रोक देना। फिर वहाँ पहुंचकर नामसुन उससे अपने पैसे मांगती है। वो औरत उसका मजाक बनाती है और कहती है कोर्ट ने भी मुझे छोड़ दिया क्योंकि तुम यहाँ की नागरिक नहीं थी, तो तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें पैसे वापस दूंगी? अगर दम है तो लेकर दिखा दो। और तब नामसुन उसका पर्स लेके दूर उछाल देती है और ये पर्स जाकर गिरता है एक गांव की औरत के पास। वो ये देखकर खुश हो जाती है और हिशिक ऊपर की तरफ देखकर वेट कर रहा था कि वो पर्स वापस नीचे कब आएगा। आगे रात को हम इन दोनों को उसी फैक्ट्री के बाहर देखते हैं। वो छिपके से इस फैक्ट्री के अंदर घुसने के लिए आए थे। वहाँ पहुंचकर हिशिक कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद नामसुन अपनी ताकत से शटर को खोल देती है। वहीं हम गुमजू को भी देखते हैं, वो भी अपने गेटअप में आकर इसी मिशन के लिए निकली थी और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।